हेलो, सबको नमस्कार। तो चलिए आज फिर हम लोग सॉल्यूशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो सॉल्यूशन में जैसे लास्ट जो मेरा लेक्चर था, वीडियोस था, उसमें हमने किया हुआ था हेनरीज लॉ पे। अब हम देखते हैं अगला सेगमेंट जो इसका आएगा वो आएगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर एक्चुअली सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है, वेपर प्रेशर जैसा नाम है कि वेपर का प्रेशर। अगर कोई कंटेनर है उसको हमने क्या किया, इस तरह से अरेंज किया कि मान लो कि इसमें कोई लिक्विड है जो क्या है आपका वोलाटाइल। वोलाटाइल लिक्विड किसे कहते हैं, जो इजीली वेपराइज हो सकता हो। तो ये क्या होगा, इजीली इवेपोरेट करेगा, वेपराइज इजीली इवेपोरेट कर सकता है। तो अगर ये इजीली इवेपोरेट करेगा तो इसका मतलब है कि ये बाहर स्केप करेगा। अगर ये ओपन छोड़ देते तो स्केप करके ये एटमॉस्फेयर में जा कर के मिंगल हो जाता। लेकिन चूंकि ये कवर्ड है तो कवर्ड रहने के कारण क्या होगा कि जो ऊपर का आपका लेयर है उसके साथ कोलाइड करके ये वापस क्या होगा, फिर से जा कर के कंडेंस्ड होगा। कंडेंस का मतलब फिर ये वेपर फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से इनिशियली तो क्या है कि इसका अमाउंट, जो वेपर का अमाउंट है वो लेस है। अब जैसे जैसे ही आपका इवेपोरेशन बढ़ा, इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, वैसे वैसे वेपर का पार्टिकल्स बढ़ते गया और उसका कॉलिजन होकर के वापस इसका भी रेट बढ़ते गया। यानी एक ऐसा समय आएगा जबकि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाए, डिस्पाइट हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। उस समय को के प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ये है प्रेशर exerted at equilibrium between liquid and vapor phase। फेज उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। यानी कि एट इक्विलिब्रियम वेपर और लिक्विड फेज क्या है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। उस समय पर जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, प्रेशर एग्जर्टेड एबव द लिक्विड सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर कहते हैं। वो क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहते हैं। ये था अपना वेपर प्रेशर की बात। अब वेपर प्रेशर का यहाँ पर क्या काम है, अब जितना भी गेम है, जो भी कंसेप्ट है, वो सारा का सारा बेस्ड किस बात पर है, वेपर प्रेशर पर है। अब इस वेपर प्रेशर को एक दो चीज़ें और जान लेते हैं कि इट डिपेंड्स किस किस बात पर। पहला टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, या हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। दूसरा हम क्या कह सकते थे, नेचर ऑफ द लिक्विड। जैसे सपोज कि दो लिक्विड हम ले लेते हैं, एक लिक्विड हमारा A है, दूसरा लिक्विड हमारा B है। ये दोनों तो है लिक्विड ही, लेकिन अगर A इस तरह का लिक्विड है जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू कम है B के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अगर मान लो A लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन attraction of A is less than intermolecular force of attraction, molecular attraction
ऑफ बी, अगर इस तरह का सिचुएशन है तो इसका इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि इसका ज़्यादा इवेपोरेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें एस्केप करने की टेंडेंसी रखेगा। तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल इस टेंडेंसी रखता है तो ज़्यादा नंबर ऑफ कंडेंस्ड भी होगा। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ गया तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, है ना। इस केस में क्या होगा कि इसका वेपर प्रेशर कम होगा। यानी कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि द लिक्विड having more intermolecular force of attraction, higher will be the vapor pressure, हाँ, एक चीज़ पहला वाला को भी थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से जो मैंने बोला हुआ था कि वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल एस्केप इसके सरफेस से ज़्यादा पार्टिकल्स करने लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एस्केप करने लगा तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स जितना बढ़ेगा वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक रीज़न था। तो ये है वेपर प्रेशर। अब देखते हैं अब सॉल्यूशन में इसको कैसे इम्प्लाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे बहुत ही फेमस रूल है जिसको हम लोग कहते हैं विच इज़ कॉल्ड रॉल्ड्स लॉ। एक है रॉल्ड्स लॉ। व्हाट इज द लॉ, रॉल्ड्स लॉ, ठीक है। तो रॉल्ड्स ने क्या बोला हुआ था कि अगर पहली बात तो इसका जो ऑब्जर्वेशन है रॉल्ड्स लॉ का, वो इनिशियल ऑब्जर्वेशन था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन में इसका ऑब्जर्वेशन था। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर, जैसे सपोज कि अगर हमने किसी मिक्सर को लिया हुआ है जिसपे कि ए एंड बी है, ए और बी है, तो इनका ये कहना था कि जो लिक्विड है, जो भी लिक्विड ए या बी, अगर इसमें से कोई एक लिक्विड है या दोनों लिक्विड है, तो दोनों का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो इंडिपेंडेंट अगर है, मान लो सपोज कंटेनर एक जैसा है और इंडिपेंडेंट जो इसका वेपर प्रेशर होगा उस वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर होगा जब ये किस फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉस इट सेज दैट कि पार्शियल वेपर pressure of a solvent over the solution of a non-volatile solute P solution is directly proportional to mole fraction of the solution, mole fraction of the volatile solvent, कहने का मतलब ये हो गया कि इन्होंने क्या किया था कि पहली बार कि अगर सपोज एक सॉल्यूशन अगर लेते हैं जिसमें कि ए है और बी है, और ए क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है और बी हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है जो वोलाटाइल है। तो अगर वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर हम डालते हैं
तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वेपर प्रेशर तो डाउन होगा। वेपर प्रेशर जो डाउन होगा, इस पूरे सॉल्यूशन की अगर वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वोलाटाइल सॉल्वेंट के। क्योंकि वेपर प्रेशर एक्चुअली हम उस लिक्विड के लिए कंसीडर करते हैं जो क्या होना चाहिए, लिक्विड क्या होना चाहिए, वोलाटाइल होना चाहिए। अगर ये वोलाटाइल नहीं है, इसका मतलब है कोई भी लिक्विड अगर वोलाटाइल नहीं है तो वो एस्केप नहीं करेगा। एस्केप नहीं करेगा मतलब इवेपोरेट नहीं करेगा। इवेपोरेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि उसकी कोई वेपर प्रेशर नहीं होगी। तो हम इसको ऐसे कह सकते थे कि P सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई सॉल्वेंट। और जब हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी खोलते हैं तो P सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा P सॉल्वेंट नॉट इनटू काई सॉल्वेंट। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसकी बात करें, P सॉल्वेंट की बात करते हैं तो P नॉट सॉल्वेंट की बात करते हैं तो ये है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है। और काई सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट, तो ये है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। और P सॉल्यूशन जो है, P सॉल्यूशन ये है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। एक्चुअली ये एक ऐसा केस है जिसमें कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाला गया है, जो कि जनरली सॉलिड होता है, उसको डाला गया है वोलाटाइल सॉल्वेंट में। तो एक्चुअली सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो टोटली किस बात पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वोलाटाइल सॉल्वेंट कितना है कि नहीं। क्योंकि उसका दूसरा जो सॉल्यूट है उसका तो कुछ वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। तो ये था एक। तो इसको हम लिख सकते थे कि P सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू P नॉट सॉल्वेंट इंटू काई सॉल्वेंट लिख सकते थे, है ना। काई सॉल्वेंट का मतलब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट हो गया। तो ये था हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब आता है रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ वर्सेस हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, अगर हम रॉल्ड्स लॉ और हेनरी लॉस को कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं कि रॉल्ड्स लॉ जो है वो पी ए इज इक्वल्स टू हो गया पी ए नॉट इंटू काई ए। और हेनरीज लॉ क्या है अपना, हेनरीज लॉ है हमारा P इक्वल्स टू के एच इंटू काई। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो काई तो यहाँ भी है, काई यहाँ भी है, प्रेशर यहाँ भी है, प्रेशर यहाँ भी है। और काई ए नॉट जो है और यहाँ पे के एच है। अगर के एच इज इक्वल्स टू हो जाए पी ए नोट के तो रॉल्ड्स लॉ किसके बराबर हो जाएगा, रॉल्ड्स लॉ बिकम्स इक्वल टू द हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, रॉल्ड्स लॉ किसके बराबर हो जाएगा, हेनरीज लॉ के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि रॉल्ड्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ, यानी क्या बोला जाता है कि रॉल्ड्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। रॉल्ड्स लॉ हेनरीज लॉ का स्पेशल केस होता है, इस बात को बोला जाता है। अब देखो, अब ऐसा कहते हैं कि जो सॉल्यूशन है,
सॉल्यूशन किस टाइप का सॉल्यूशन है? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन है। लिक्विड अगर है तो ये वोलाटाइल है, वोलाटाइल है, और ये भी क्या है? वोलाटाइल है। पिछला जो केस रॉल्स लॉ का हमने देखा हुआ था वो उनके हिसाब से रॉल्स लॉ इज अप्लाइड फॉर अ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल लिक्विड। अब हम ऐसा केस लेते हैं कि जिसमें कि सॉल्यूशन लिक्विड ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं, दोनों क्या है? वोलाटाइल है। अगर दोनों वोलाटाइल है तो इस केस में हम लिख सकते हैं क्या कि अगर लिक्विड ए है और लिक्विड बी है तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए is directly proportional to their vapor pressure। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे देखो, अगर मान लेते हैं कि ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है। अगर लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों क्या था अपना? लिक्विड ए ये भी वोलाटाइल था और लिक्विड बी भी क्या है? वोलाटाइल है। दोनों का दोनों हमारा क्या है? वोलाटाइल है। अगर दोनों वोलाटाइल है और उसको अगर मिक्स करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ए का जो अमाउंट है यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, बी का भी अमाउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो यानी दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज कर गया, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सरफेस पर जो स्केप करेगा उसमें ए भी करेगा और बी भी करेगा। इसीलिए वेपर प्रेशर दोनों का इंडिविजुअल जो वेपर प्रेशर ओरिजिनल था उससे कम हो जाएगा। हाँ, जितना अमाउंट जिस भी टाइप के लिक्विड का किसी भी सॉल्यूशन में रहेगा ज़्यादा, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। कहने का मतलब कि जैसे सपोज कि अगर मान लेते हैं कि A का मोल फ्रैक्शन है 0.25, ये A, और B का मोल फ्रैक्शन है 0.75, तो A जो होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि इसका अमाउंट कम है, B का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यही कहा था इन्होंने फॉर अ सॉल्यूशन हैविंग टू वोलाटाइल लिक्विड। तो जैसे कि PA अगर हम कहते हैं इज इक्वल्स टू PA नॉट और काई A लिखेंगे, PB इज इक्वल्स टू लिखते हैं PB नॉट इंटू काई B। यानी जो दोनों वोलाटाइल लिक्विड होगा उस वोलाटाइल लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शंस में वैरी करेगा। तो टोटल P टोटल जो सॉल्यूशन का होगा, P टोटल सॉल्यूशन का जब हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? PA प्लस PB लिखेंगे। इसको लिख सकते थे PA नॉट इंटू काई A प्लस PB नॉट इंटू काई B लिख देंगे। ये हमारा P टोटल हो जाएगा, है ना। ये किसी सॉल्यूशन के लिए हो गया जो कि आपका क्या है? वोलाटाइल। अब अगर हम देखें कि काई A प्लस काई B जो होता है किसके बराबर? 1 के बराबर। तो काई A इज इक्वल्स टू 1 माइनस काई B मोल फ्रैक्शंस के टर्म्स में। तो P टोटल इज इक्वल्स टू PA नॉट, अब इसको लिखेंगे 1 माइनस काई B और इसको लिखेंगे PB नॉट इंटू काई B। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो PA नॉट माइनस PA नॉट काई B प्लस PB नॉट इंटू काई B लिख देंगे। अब ये हमारा हो जाएगा PA नॉट प्लस PB प्लस काई B, यहाँ पे काई B है, प्लस काई B इज इक्वल्स टू PB नॉट माइनस PA नॉट। कहने का मतलब अगर आपके पास एक ही मोल फ्रैक्शंस दिया हुआ है तो उसके थ्रू हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये था वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग टू वोलाटाइल लिक्विड्स।
देखो इसका ग्राफ भी आता है, थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी चेक कर लेते हैं। जैसे सपोज कि अगर हमने क्या किया कि एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें कि दोनों टाइप के लिक्विड्स के वेपर प्रेशर्स का वेरिएशन इंडिविजुअली भी और सॉल्यूशन में भी देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, जो देखो जैसे कि यहाँ पर काई ए इज इक्वल्स टू 1 था और काई बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 था, मतलब ये प्योर ए टाइप के लिक्विड की बात हो रही है। अब दूसरा जो है केस, जैसे काई ए इज इक्वल्स टू 0 और काई बी इज इक्वल्स टू 1 हमने लिखा। अब इनिशियली इसका जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, PA0 के बराबर होगा कि नहीं। और जब ये सॉल्यूशन में जा रहा है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। और इस पॉइंट पर जहाँ पर में कि हमने ये इंडिकेट किया है कि वो टोटल यानी काई बी 1 का मतलब क्या हो गया कि वो सॉल्यूशन केवल क्या कंटेन कर रहा है, कि केवल कंटेन कर रहा है आपका बी टाइप का, मतलब इनफैक्ट सॉल्यूशन नहीं हुआ, वो प्योर पी टाइप का लिक्विड हो गया। और उस पॉइंट पर अगर ये प्योर बी टाइप का लिक्विड है तो उस पॉइंट पर इसका मोल फ्रैक्शन 0, तो इसका जो ग्राफ वेरी करेगा इस तरह से वेरी करेगा। सिमिलरली दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि इसका ग्राफ का वेरिएशन यहाँ पे हो और ये कहाँ जाए, PB0। अब ऐसा है कि इस केस में मैंने मान लिया हुआ है कि काई बी इज़ ग्रेटर देन काई ए, क्योंकि काई बी अगर ज़्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। ये मैंने माना हुआ है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है किसी सॉल्यूशन में। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते थे कि PB0 इज़ ग्रेटर देन PA0, माना हुआ है, उल्टा रिवर्स केस भी हो सकता है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो वेरी करेगा ये सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन में यही दोनों था, दोनों PA0 का इनिशियल जो वेपर प्रेशर, PA का जो इनिशियल वेपर प्रेशर मतलब A टाइप के लिक्विड का जो इनिशियल वेपर प्रेशर था वो PA0 था, B टाइप के लिक्विड का जो इनिशियल वेपर प्रेशर था वो PB0 था। अब इसके बीच में ही लाई करेगा, यानी कि P टोटल जो होगा आपका वो हो जाएगा PA प्लस PB। PA प्लस PB जब हम लिखते हैं तो PA और PB जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ B इन द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ B इन द सॉल्यूशन। तो ये था, इसका वेरिएशन कुछ इस तरह का आया। अब इसके बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं कि दोनों का वैल्यूज़ दिया है, क्वेश्चंस थोड़ा अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस आता है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है जिसको कहते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, दोनों में अंतर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंसेज है, जरा चेक कर लेते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, अ सॉल्यूशन विच इज आइडियल विच फॉलोज दी, जो क्या करता है, फॉलोज दी रॉल्ड्स लॉ, जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता हो, पहला केस। दूसरा केस में क्या हो सकता था, दूसरा केस होता है डेल H इज इक्वल्स टू 0 और डेल H इक्वल्स टू 0 और डेल T इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। समझ गए, आइडियल सॉल्यूशन किसे, देखो सबसे पहला तो ये रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। अगर रॉल्ड्स लॉ को फॉलो कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने डेल T लिख दिया हुआ है, बट ये है डेल V। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि सपोज हमने A बनाया, A लिया प्योर और ये B लिया प्योर, इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमारा बन गया क्या,
सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में जैसे कि डेल एच क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब कोई भी इंथैल्पी चेंज, ना तो हीट बाहर आना चाहिए ना हीट इनसाइड आना चाहिए। साथ ही साथ अगर मान लो ये V1 लिया, ये V2 लिया, तो ये V1 प्लस V2 हो जाएगा। इसका मतलब डेल V की वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो। तो इस यहाँ पर डेल एच इक्वल्स टू ज़ीरो और डेल V इज इक्वल्स टू ज़ीरो अगर है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये बात जो हो रही है ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, वो हो रही है लिक्विड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन के लिए। लिक्विड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन कहने का मतलब लिक्विड ए अगर हम लेते हैं, लिक्विड बी लेते हैं, तो बोथ आर वोलाटाइल, बोथ आर वोलाटाइल, दोनों क्या है, वोलाटाइल है। तो इस केस में हम इसकी बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। उसके बाद नॉन आइडियल किसे कहते हैं, नॉन आइडियल कहते हैं, आइडियल कहते हैं सॉल्यूशन which does not follows the Raoult's law, जो Raoult's law को क्या करता हो, follows ना करता हो, del H should not equals to 0 और del V should not equals to 0, जिसका कि del H भी 0 ना हो और del V भी 0 ना हो, इसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो अब क्या है, एक ये तो हमने इसके टर्म्स में लिखा। अब जैसे कि सपोज कोई सॉल्यूशन आपने लिया, इसमें ए है और बी है, तो इन अ सॉल्यूशन ए और बी दो कंपोनेंट है, तो इन अ सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, किस किस टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है, टाइप ऑफ इंटरेक्शंस हो सकता है ए टाइप इंटरेक्शन, दूसरा क्या क्या हो सकता था, बी टाइप इंटरेक्शन, और तीसरा हो सकता था ए बी टाइप इंटरेक्शन। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ही आपने इस सॉल्यूशन में डाला ए और बी को, तो या तो ए अपना, एक तो ए अपना इंटरेक्शन रखा हुआ है, बी अपना इंटरेक्शन रखा हुआ है, और जब इसको मिक्स किए हुए हो तो ए बी टाइप का इंटरेक्शन भी एस्टैब्लिश किया हुआ है। यानी कि जैसे कि अब इसके टर्म्स में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफ्रेंशिएट करें, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर ए टाइप, ए बी टाइप और बी बी टाइप और ए बी टाइप इंटरेक्शंस आर इक्वल होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ए टाइप, बी बी टाइप और ए बी टाइप इंटरेक्शंस आर नॉट इक्वल। ये सारे इंटरेक्शंस इसमें इक्वल नहीं होते, जबकि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये सारे इंटरेक्शंस इक्वल होते हैं। तो ये दो टाइप का इंटरेक्शन है जो हम लोगों ने देखा, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में किस तरह से ये एग्जिस्ट करता है। अब देखो इसमें अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो यहाँ भी दो केसेस बनता है। एक होता है कि जैसा मैंने बोला कि रॉल्ट्स लॉ को ये फॉलो ही नहीं करता, तो एक ऐसा केसेस हो सकता है कि रॉल्ट्स लॉ ने जितना पी वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया उससे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और एक वेपर प्रेशर कम हो जाए जितना रॉल्ट्स लॉ ने कैलकुलेट किया उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। तो इसके बेसिस पर में जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसका दो तरह का डेविएशंस माना गया है। पहला क्या होगा, पहला होगा पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन
फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। दूसरा क्या हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। ये दो तरह का डेविएशन हो सकता है। अब इन दोनों को अगर हम इन टर्म्स ऑफ जो वेपर प्रेशर मैंने लिखा हुआ है का कैलकुलेशन रॉल्ड्स लॉ और के हिसाब से उसके टर्म्स में देखें तो ये क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में किस क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is more than the vapor pressure calculated by Rolls law. Pressure calculated by Rolls law। और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन, इसमें वेपर प्रेशर कंपोनेंट का, एनी कंपोनेंट इज लेस देन द वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय रॉल्ड्स लॉ। कैलकुलेटेड बाय रॉल्ड्स लॉ, कैलकुलेटेड बाय रॉल्ड्स लॉ। एक और चीज़, ये तो एक इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर देख लिया। दूसरा हम एक और चीज़ देखते क्या है कि जो डेल एच है वो किसके बराबर हो रहा था आइडियल सॉल्यूशन में, 0 के बराबर। यहाँ पर डेल एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। डेल एच को हम ऐसे भी लिख सकते थे, डेल मिक्सचर एच इज ग्रेटर देन 0 और डेल मिक्सचर वी इज ग्रेटर देन 0। इस केस में क्या होगा, डेल ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है डेविएशन, ये नेगेटिव डेविएशन है। इसको थोड़ा केयरफुली ध्यान में रखना। इसमें डेल एच की वैल्यू लेस देन 0 होता है और डेल वी की वैल्यू लेस देन 0 होता है। तो ये दो तरह का आपका क्या था, डेविएशन था। इसमें हाँ एक और चीज़, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टर्म्स में अगर देखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टर्म्स में अगर देखें तो 3 तरह का इंटरेक्शन था। आइडियल सॉल्यूशन में तीनों इक्वल होता है। यहाँ पर क्या होता है कि ए या बी टाइप इंटरेक्शन इज मोर देन या स्ट्रॉन्गर देन ए बी टाइप इंटरेक्शन। यानी कि इसमें क्या होगा, ए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, बी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो स्केप करेगा सरफेस पर वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज़्यादा सरफेस पर स्केप करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। इस केस में क्या होता है कि ए और बी टाइप इंटरेक्शन is weaker than AB टाइप इंटरेक्शन। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना है हम लोगों को। देखो एग्जाम्पल भी बहुत बार आता है, यानी 3-4 पॉइंट अभी हम लोगों ने मोटा मोटा डिस्कस किया। पहला केस में क्या देखा, अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस की, तो सबसे पहला डेल एच ग्रेटर देन 0 होता है, डेल वी ग्रेटर देन 0 होता है। पॉजिटिव में, नेगेटिव में ये इसका रिवर्स,
नेगेटिव तो इसको ध्यान में रखने के लिए ये ध्यान में रखना कि ये वैल्यू पॉजिटिव तो ग्रेटर देन, ये वैल्यू पॉजिटिव तो ग्रेटर देन, ये वैल्यूज़ नेगेटिव तो लेस देन, ये वैल्यूज़ नेगेटिव तो लेस देन। उसके बाद अगर हमारा क्या है कि ए और बी टाइप इंटरेक्शन इस केस में स्ट्रॉन्गर होगा ए बी टाइप से पॉजिटिव डेविएशन में, इसमें ए टाइप बी टाइप इंटरेक्शन वीकर होगा ए बी टाइप इंटरेक्शन से। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं तीनों का, क्योंकि एग्जाम्पल इनफैक्ट आपके बोर्ड में भी आता है। अगर कोई बच्चा जेई की तैयारी करता होगा तो जेई में भी आता है, और अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी करता है तो नीट में भी आता है। तो थोड़ा एग्जाम्पल पे गौर करते हैं कि क्या क्या है। तो पहला हम लिख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा लिख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा क्या है नेगेटिव डेविएशन। इन तीनों की अगर बात करें तो क्या हो रहा है बच्चों, जरा गौर से देखते हैं हम लोग। देखो आइडियल सॉल्यूशन में क्या है कि सारा का सारा फोर्स ऑफ, जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन और टॉलिन, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका आइडियल सॉल्यूशन देगा, क्योंकि बेंजीन को भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोला जाता है और टॉलिन को भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी बेंजीन के बीच में जितना इंटरेक्शन होगा उतना ही टॉलिन उतना ही बेंजीन और टॉलिन के बीच में भी है कि नहीं, क्योंकि यह भी नॉन पोलर का इंटरेक्शन है, इसका अपना भी नॉन पोलर, तो इसको थोड़ा रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर हमारा है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये भी क्या है, ये भी नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच का है। उसके बाद है क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। देखो गौर से देखो तो सारा का सारा क्या है, सिमिलर टाइप का मॉलिक्यूल्स है, सेम नेचर का मॉलिक्यूल्स है। इसमें पोलैरिटी है, इसकी पोलैरिटी में ज़्यादा का अंतर नहीं, दोनों का इंटरेक्शन भी इक्वल जैसा है। उसके बाद है इथाइल ब्रोमाइड, इसके बाद आ सकता है इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड, है ना, इथाइल ब्रोमाइड, और दूसरा आ सकता है इथाइल आयोडाइड। इसके बाद जो है वो आएगा एन ब्यूटाइल क्लोराइड और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर गौर से देखो तो सब सारे के सारे जो हैं वो सिमिलर टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एग्जिबिट करता है। अब आता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन में। तो पॉजिटिव डेविएशन में सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे एसीटोन प्लस इथेनॉल। देखो पॉजिटिव डेविएशन में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था कि पॉजिटिव डेविएशन हम उसको कहते हैं जिसमें कि ए टाइप इंटरेक्शन बी टाइप इंटरेक्शन ज़्यादा होता है ए बी टाइप से। तो एसीटोन और इथेनॉल, एसीटोन के बीच में जो है वो डाइपोल इंटरेक्शन, और इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद है एसीटोन और प्लस CS2। अगर एसीटोन डाइपोल और CS2 चूँकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है इसीलिए इसके बीच में लंदन फोर्सेस काम करेगा। फिर है वाटर और प्लस मिथेनॉल। वाटर और मिथेनॉल की अगर बात करते हैं तो वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मिथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टॉलिन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो भी नॉन पोलर, टॉलिन भी नॉन पोलर। तो ये इसके बीच में जो इंटरेक्शन काम करेगा और इसके बीच का जो इंटरेक्शन काम करेगा, देखो इसमें भी टॉलिन और ये मतलब इसका जो नेचर है और बेंजीन का वो थोड़ा डिफर कर जाता है ना। इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या है पॉजिटिव डेविएशन और इस केस में आइडियल सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा सा बारीकी से ध्यान में रखना। कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड
CCl4 प्लस CHCl3, एक ये भी हो सकता है। फिर एसीटोन प्लस बेंजीन, ये भी हो सकता है। उसके बाद हमारा क्या है, CCl4 प्लस CH3OH। उसके बाद हमारा है इसके बाद हमारा है साइक्लो हेक्सेन प्लस इथेनॉल। ये सारे के सारे बच्चों क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन में जैसा कि हम जानते हैं कि ए बी टाइप का इंटरेक्शन डोमिनेट करेगा ए टाइप और बी बी टाइप का, तो इसमें आएगा एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन। इसमें एसीटोन, देखो ऐसा देखा गया है कि एसीटोन और एलिनील के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टैब्लिश हो गया, जिसके कारण ए बी टाइप का इंटरेक्शन बढ़ जाता है ए और बी बी टाइप का। इसको थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा और थोड़ा बहुत आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं कन्फ्लिक्ट है, मोस्टली तो नहीं है। क्योंकि बोलोगे कि सर यहाँ भी अगर देखें तो एसीटोन और इथेनॉल में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट नहीं किया जितना कि इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एसीटोन का डाइपोल। फिर एसीटोन और अगला है हमारा क्लोरोफॉर्म, इसमें डाइपोल, इसमें भी डाइपोल और इसके बीच का भी इंटरेक्शन कुछ ना कुछ स्टैब्लिश कर गया। फिर हमारा इथेनॉल प्लस CH3COOH, फिर है H2O प्लस CH3COOH, फिर है CHCl3 प्लस डाई इथाइल ईथर। अगला है वाटर प्लस HCl। फिर अगले इसके बाद है एसिटिक एसिड प्लस पैरिडीन। फिर अगला है क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस CHCl3 और इसके बीच में भी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो गया, उसका चूंकि नॉन पोलर एंड भी है। तो ये हमारा हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। तो इतने टाइप का डेविएशंस प्लस रॉल्स लॉ और उसका आइडियल और नॉन आइडियल से क्या कनेक्शन है वो आज हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो आएंगे मेजर, जो इसके बाद पोर्शन आएगा वो आएगा आपका क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आफ्टर द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि कैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। कुछ असर्शन रीजन्स के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के डेट में असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी बहुत फ्रिक्वेंटली और अच्छे तरीके के आते हैं। तो ये देखेंगे। होप कि ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोग थोड़ा सा व्यूज़ कीजिए, आप लोग अपने हिसाब से देखिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।